नहीं करना, वो हर बात आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चे आज के सेशन की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, और साथ ही हमने इसके कुछ एनएमडीकेट के एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। तो आज के सेशन में हमने क्या करना है, आज के सेशन में सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक टॉपिक हम लोग ये करेंगे और साथ में हम लोग इको पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही हम लोग जो है वो इसके कुछ एनएमडीकेट के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। तो वालेकुम अस्सलाम उन लोगों को जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को, तो उन सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। तो चलते हैं भाई आज के सेशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यार मैं नहीं जानता आपको भाई, आपको मैं नहीं जानता भाई, मैं कोई भूत थोड़ा ही हूँ भाई कि मैं आपको जानूंगा। अच्छा जी, तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि व्हाट इज फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, कि ग्रेडियंट आपके पास होता क्या है और आप ग्रेडियंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। ग्रेडियंट कहते हैं चेंज को, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यानी आपके पास सपोज करो कि ये आपके पास एक खूबसूरत सा हीटर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है आपके पास खूबसूरत सा। ठीक है। और हीटर में से आप सबको पता है भाई कि आपके पास ये हीट बाहर की तरफ निकल रही होती है, तो ये खूबसूरत सी हीट आपके पास बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास दो किस्म के पॉइंट्स हैं, एक आपके पास पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया पॉइंट सी। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा हीट आपके पास कहां पर होगी? क्या पॉइंट ए पे आपके पास सबसे ज्यादा हीट होगी, क्या आपके पास पॉइंट बी पर सबसे ज्यादा हीट होगी, या पॉइंट सी के ऊपर सबसे ज्यादा हीट होगी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर ये होगा कि भाई ये जो पॉइंट ए है वो हीटर के बहुत ज्यादा करीब है, तो पॉइंट ए पे आपके पास सबसे ज्यादा हीट होगी। और जैसे जैसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करोगे तो आपके पास हीट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेडियंट। यानी डिस्टेंस की मदद से आपके पास किसी चीज का चेंज होना, उसको आप लोग क्या कहोगे? ग्रेडियंट कहोगे। अब यहां पर मेरे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर हमारे पास कूलर लगा हो या पंखा लगा हो या एसी लगा हो, तो उस एसी के हवाले से अगर आप बात करें तो आप ये देख सकते हो कि पॉइंट ए पर हमारे पास ज़्यादा कूल होगी, ज़्यादा हमें हवा लगेगी, पॉइंट बी पे थोड़ी सी कम लगेगी, पॉइंट सी पर हमारे पास और कम लगेगी। तो मेरे पास ही जो एयर है वो चेंज हो रही है किसके हिसाब से? डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एयर ग्रेडियंट। क्या आ जाएगा? एयर ग्रेडियंट। तो भाई सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं भाई कि आपके पास ग्रेडियंट क्या होता है। तो यहां पर आपने कॉन्सेप्ट देखा कि भाई आपके पास कोई चीज चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जैसे शायद आप लोगों को याद हो कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी वेलोसिटी के बारे में, या वेलोसिटी और एसेलरेशन के बारे में। तो एसेलरेशन आपने क्या लिखा था? एसेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर आपने क्या कहा था? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास इस ग्रेडियंट की डेफिनेशन आ जाएगी कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट?
कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा। ठीक है, अब अज्यूम करो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये आपके पास एक खूबसूरत सा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास आउटसाइड की तरफ जा रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खूबसूरत सी बाहर की तरफ जा रही है। तो मुझे बताओ कि आपके पास डिफरेंट तरह का पोटेंशियल होगा। अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं जिसको मैंने ए का नाम दिया, और दूसरा पॉइंट अगर मैं ये ले लूं जिसको मैंने बी का नाम दिया, तो मुझे बताओ पोटेंशियल आपके पास कहां पर ज्यादा होगा। क्या पॉइंट ए पर आपके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा कि पॉइंट बी पर आपके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि हाँ भाई, पॉइंट ए पर हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉइंट बी पर हमारे पास पोटेंशियल कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके नोट्स लिखते हैं भाई कि नोट्स आपके पास कैसे होंगे और कैसे आप लोग इसको, अगर ये बोर्ड के एग्जाम के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको बोर्ड के एग्जाम के हवाले से कैसे लिखोगे, इसके हम लोग नोट्स अभी लिखना शुरू करेंगे। तो चलते हैं जी पहले से इसके नोट्स की तरफ। अगर बोर्ड में सवाल आता है जी, सवाल आपके पास पहले लिखते हैं जी। सवाल आपके पास क्या था, डिफाइन, एक्सप्लेन potential gradient also show that change in potential gradient is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये आपके पास 4 नंबर का सवाल आता है कि भाई सबसे पहले आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करना है और आपने शो करना है कि चेंज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे एग्जाम इस सवाल को। तो सबसे पहले आपने क्या करना, सबसे पहले आपने क्या हेडिंग देनी है, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे ग्रेडियंट की। हेडिंग नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, ग्रेडियंट आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। मतलब चेंज आपके पास आ रहा है किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। अब अगली चीज, अगली हेडिंग आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। क्या हेडिंग होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की आपके पास क्या डेफिनेशन होगी, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या है इसकी डेफिनेशन होगी, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और मैथमेटिकली आपके पास वो क्या होगा, तीसरी हेडिंग आप लोग क्या दोगे, मैथमेटिकली। क्या हेडिंग दोगे आप लोग, मैथमेटिकली। तो तीसरी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई, मैथमेटिकली। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली आप लोग कैसे लिखोगे इस चीज को, तो आप लोगों ने लिखना है E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। अब यहां पर V मेरे पास क्या है, V इज द पोटेंशियल। V मेरे पास क्या है जी, पोटेंशियल। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं जी, आगे हम ड्रॉ करते हैं इसकी डायग्राम कि भाई डायग्राम आपके पास कैसी होगी। तो हेडिंग नंबर 4 मेरे पास क्या आ गई, डायग्राम।
कि भाई आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायग्राम कैसे होगी। तो चौथी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई, डायग्राम। अब डायग्राम आपके पास कैसे होगी, जरा गौर से देखना। आपने कैसे ड्रॉ करना है कि भाई सबसे पहले आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास आउटसाइड की तरफ जा रही है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये आपके पास बाहर की तरफ आ गई। अब जाहिर सी बात है कि जब भी मैं किसी पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा जब मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा यहां पर पॉइंट ए पर रखूंगा किसी पॉजिटिव चार्ज को, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा, क्या इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि क्या ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पॉइंट चार्ज जो मैंने, जिसको मैंने क्यू नॉट का नाम दिया है, तो ये क्यू नॉट आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको दूर की तरफ लेकर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास इस पॉइंट पर आ गया, यहां पर पड़ा है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी का। अब ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पर पड़ा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से काफी दूर पड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहां तक मौजूद है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ पड़ा है, ठीक है। अब क्या करते हो, अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करवाया, ठीक है। आपने इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आप लोगों ने मूव करवाया। तो जब आप मूव करवाओगे तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब आप मूव करवाओगे तो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, आप लोग वर्क करोगे, क्या करोगे, काम करोगे। तो जाहिर सी बात है आपने क्या किया, आपने वर्क किया। वर्क किस लिए किया, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया बी से ए की तरफ, तो आप लोगों ने काम किया, और वो वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। गॉट इट। तो ये मेरे पास वर्क, मेरे पास क्या आ गया, W आ गया। अब वर्क मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये सबको पता है कि वर्क जो आपने बचपन में पढ़ा था कि W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा आर। सर यहां पर आपने डेल्टा आर क्यों लिखा, चले एफ तो मैं समझ गया कि जो फोर्स आप लोग लगा रहे हो वो आ गया, और डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर ये वो डिस्टेंस है जो कि आपके पास पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ बॉडी ने मूव किया, वो डिस्टेंस मेरे पास डेल्टा आर आ गया, ठीक हो गया। तो यहां तक आपके पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखते हैं भाई, जरा गौर से देखते हैं कि भाई मुझे बताओ, आपको पता है कि यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, और आप सबको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास कॉस थीटा आता है। तो वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब फोर्स आपके पास किस डायरेक्शन में लग रही थी, इस डायरेक्शन में फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाई, क्योंकि कुलम्बिक फोर्स थी। डिस्टेंस इसने कवर किया इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया, यानी फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में आ गई, कुलम्बिक फोर्स थी, और डिस्टेंस आपके पास इस डायरेक्शन में आ गया डेल्टा आर। तो आपके पास एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो वर्क आपके पास क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज 180 मेरे पास -1 के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल टू -F इंटू डेल्टा आर आ गया, ठीक हो गया। तो यहां तक आपके पास इसका वर्क आ जाएगा। अच्छा जी, चले मैं आपसे सवाल लेता हूं, 2 मिनट जरा वेट कर लें, 2 मिनट जरा वेट करें, फिर हम सवाल इसके लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी। आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी,
और वो इक्वेशन आपके पास क्या थी, शायद आपको याद हो कि F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। ये आपने कूलम्स लॉ में इक्वेशन पढ़ी थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां पर आपने F की जगह पर क्या पुट कर लिया, क्यू टाइम ई। तो वर्क आपके पास क्या बन जाएगा, W, चलो इसको ना, W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। तो यहां मैं यहां पर क्या करता हूं भाई कि क्यू को यहां पर डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर फिर मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मेरे पास किसके इक्वल होती है, वोल्टेज के। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मेरे पास वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ई टाइम डेल्टा आर। तो यहां पर मेरे पास E की वैल्यू क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय डेल्टा आर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यहां पर मैंने V भी, पोटेंशियल भी आपके पास चेंज हो रहा है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं भाई कि हमने इसमें किया क्या। दोबारा से एक दफा देख लो कि भाई हमने इसमें किया क्या। सबसे पहले मैंने वर्क को लिखा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाएगा और एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा आर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर F की वैल्यू सिर्फ पुट की, और F की वैल्यू मेरे पास क्या थी, कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E। जब मैं पुट करूंगा तो W मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर आ जाएगा। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज मेरे पास वोल्टेज की इक्वल होता है, तो V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर बन जाएगा। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। एक दफा दोबारा से इसका शॉर्टकट फॉर्म देखते हैं, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं ताकि आपको मैथमेटिकली स्टेप समझ आ जाए। वर्क आपके पास किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके पास थीटा जो है वो 180 के डिग्री के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा आर बन गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि वी नो डैट, अब आपको ये पता है कि F इज इक्वल टू क्यू टाइम्स E के इक्वल होता है। तो वैल्यूज उठा के पुट करो तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर बन जाएगा। अब जब Q आपके पास डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा गौर से देखते हैं। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी W डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू माइनस ई टाइम डेल्टा आर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मेरे पास पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई टाइम डेल्टा आर। तो डेल्टा आर को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो पीछे क्या रह जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा आर आपके पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ जी, ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई। अब क्लियर हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा वेट भाई, हाँ ये आपको क्लियर हो गया भाई। ठहरें जरा, बच्चे का सवाल देख लें, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो। हाँ भाई ये कौन है, हाँ जी, हाँ बच्चे बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बच्चे, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एमसीक्यूज पूछने हैं थोड़े।
बच्चे आप आखिर में सवाल पूछे ना, पहले टॉपिक तो क्लियर होने दो। जी सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ भाई, पहले से ज़रा लेक्चर कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपने आखिर में सवाल पूछने हैं। तो चले भाई, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास इक्वो पोटेंशियल सरफेस। नहीं भाई, चैट ऑफ करना बच्चे ज़रूरी है, क्योंकि फिर यहाँ पर लोग जो है वो सिर्फ गप्पे लगाने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। और प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को जस्ट आप स्टडी के लिए रखो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्वो पोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इक्वो पोटेंशियल सरफेस आपके पास होती क्या है और इसके बारे में हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपने देखा है कि जो आपके पास सैटेलाइट्स होती हैं, जो आपके पास एक खूबसूरत सी, ये अगर आपके पास अर्थ है और इसके इर्द गिर्द आपके पास सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट आपके पास सर्कुलर फॉर्म में क्यों रोटेट कर रही है। या इसके अलावा हम लोग एक और बात करते हैं कि ये सेंटर में आपके पास सन है, सूरज है, और इसके गिर्द आपको पता है भाई एक प्लैनेट मूव कर रहा है, फिर ये दूसरा प्लैनेट मूव कर रहा है, फिर ये तीसरा प्लैनेट आपके पास मूव कर रहा होता है। पहला मेरे पास मरकरी आ गया, दूसरा मेरे पास वेनस आ गया, तीसरा मेरे पास अर्थ आ गया। सवाल बिल्कुल वैलिड है कि भाई ये अपने अपने प्लैनेट्स में अपने अपने जो सर्कल है उसमें क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि आपके पास अर्थ जो है वो वीनस के साथ टकरा जाए, या वीनस जो है वो मरकरी के साथ टकरा जाए। ये सालों से एक ही जगह पर एक ही सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, ना वो एक अपने पाथ को चेंज करते हैं, ना वो यहाँ से हिलते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या साइंटिफिकली वजह है कि ये अपने पाथ से अलग भी नहीं होते। तो इसका जवाब ये है इक्वो पोटेंशियल सरफेस। इक्वो पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि भाई यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल जो है वो सेम होती है, तो इस वजह से आपके पास ये रिवॉल्व नहीं होता। सर व्हाट इज इक्वो पोटेंशियल सरफेस? कि वो वाली सरफेस जहां पर आपके पास पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को आप लोग कहोगे इक्वो पोटेंशियल सरफेस। सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। सपोज करो भाई ये आपके पास अर्थ आ गई, ठीक हो गया, ये आपके पास खूबसूरत सी अर्थ आ गई। अब ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक मौजूद है। अज्यूम करो कि यहां तक आपके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक आ गई। अब मैं क्या करता हूं, एक बॉल को लेता हूं और इस पॉइंट ए पर रखता हूं। तो अगर मेरे पास एक बॉल अगर इस पॉइंट ए पर आ जाए, तो ये बॉल क्या ऊपर की तरफ मूव करेगी कि नीचे की तरफ जाएगी? तो ऑब्वियसली ये बॉल नीचे की तरफ वापस आ जाएगी। अगर यही बॉल आपके पास इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, इस पॉइंट पर आ जाए, तो क्या ये बॉल ज़मीन पर वापस आएगी क्या? तो जवाब है नहीं आएगी, ये फिर दूर चली जाएगी, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वापस नहीं आएगी। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है, अगर यही बॉल आपके पास इस पॉइंट पर आ जाए, पॉइंट सी पर आ जाए, तो अब मुझे बताओ अब आपके पास क्या होगा? क्या अब होगा क्या कि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और आपके पास दूसरी तरफ जो स्पेस है वो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहेगा? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो होगा क्या कि बॉल ने यहां पर स्टे करना शुरू कर दिया। अब अर्थ आपके पास रोटेट करती है, तो ये बॉल भी आपके पास रोटेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बॉल भी इस तरह से रोटेट, या सैटेलाइट भी आपके पास इस तरह से रोटेट करती है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से आपको अर्थ जो है वो यहाँ से मूव करेगी, तो उसके लिए आपको वर्क की क्या रिक्वायर्ड होगी? वर्क आपके पास ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि वर्क मेरे पास इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होते हैं, और सर्कुलर पाथ में आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो वर्क भी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वो वाली सरफेस आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास इक्व पोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तो अज्यूम करो भाई कि ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास आउटसाइड मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहां पर भी एक पॉइंट, अगर इसको मैं ए का नाम दूं, दूसरे को अगर मैं बी का नाम दूं, तीसरे को अगर मैं सी का नाम दूं, तो इस पॉइंट पर मेरे पास कुछ खास किस्म की वोल्टेज होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अज्यूम करो मेरे पास पॉइंट ए पर इसकी वैल्यू है 1, पॉइंट बी पर इसकी वैल्यू है 2, पॉइंट सी पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दूसरी लाइन है, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, उसको पॉइंट बी का, इस पॉइंट सी का। अब इस पर जो दूसरी लाइन है, इसमें मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितनी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी, बी पर 2 होगी, यहां पर 3 होगी। इस लाइन को जरा लेते हैं, इसको मैंने पॉइंट ए का नाम, पॉइंट बी का नाम, पॉइंट सी का नाम। तो पहले पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1, दूसरे पॉइंट पे 2, तीसरे पॉइंट पे 3, यहां पर भी 1 2 3। तो जितने भी आपके पास 1 वाली लाइन है, आपने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, 2 वाली लाइन पे आपने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, 3 वाली लाइन पे आपने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो जो पहला सर्कल है मेरे पास फर्स्ट इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी पहला इक्वल पोटेंशियल सरफेस है। दूसरी जो सरफेस होगी वो मेरे पास सेकंड इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, और तीसरा जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो मेरे पास क्या होगा, थर्ड इक्वल पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वल पोटेंशियल सरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अब किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।